मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर वेल। तो हम अपना जो आज का करंट का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। इसी तरह आपका जो चाणक्य क्लासेस की प्लेटफॉर्म पर जो आपका है हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओके, तो आज हम अपना जो न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वापस से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए जो भारतीय संधि लेखाकार संस्थान यानी ICAI ओके, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ऑफ इंडिया, इनके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओके, तो नाम देवाशीष मित्रा। देवाशीष मित्रा जो है उनको क्या किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट है उनका क्या किया है, उनको अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया है। अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट होती है। ओके, और अगर बात की जाए जो ICAI है, ये इस संस्थान की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1949 में हुई। ओके, 1949 में हुई है और 1 जुलाई 1949 में हुई है। और अगर बात की जाए कि इनका जो वाइस प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष तो कौन है, देवाशीष मित्रा, और अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो कौन है, बने हैं अनिकेत सुनील तालाती। ओके, तो ये जो सुनील है वो क्या बने हैं, ये इनके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर अभी आपको पता हो, न्यूज़ में आया था कि जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया की अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1932 में किसने की थी, टाटा सन्स ने की थी। ओके, फिर क्या हुआ, 1953 आया जिसमें ये जो एयर इंडिया है वो किसके पास थी, गवर्नमेंट ने उसका क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण हो गया था 1953 में। तो मतलब टाटा सन्स से कहाँ चली गई, 1953 में वापस गवर्नमेंट के हाथों में हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया इसका। अब क्या हुआ है, ये वापस से कहाँ पर आ गई है, टाटा सन्स के हाथों में आ चुकी है। ओके, तो टाटा सन्स ने इसका क्या किया है, अभी हाल ही में न्यू जो CEO और MD जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, उसको बनाया है। ओके, तो ये कौन बना है, ये जो है इल्कर IC, इनकी इमेज देख सकते हैं, इल्कर IC जो है उनको अपॉइंट किया है। अब ये जो इल्कर IC है ना, वो भी यहाँ की नहीं है, वो तुर्की में जो पहले एयरलाइंस है, तुर्की एयरलाइंस में ये क्या कर चुके हैं, सेवाएं दे चुके हैं। ओके, वहाँ का ये जो इल्कर IC है उनको अभी टाटा सन्स ने यहाँ पर अपॉइंट किया है। अगर एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया का जो साइन होता है, मस्कट है, वहाँ क्या है, महाराजा है। ये सिंबल जो होते हैं ना मस्कट, ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इल्कर IC इज अ फॉर्मर चेयरमैन है, कहाँ के, टर्किश एयरलाइन जो है वहाँ के है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे कुश्ती को एक खेल के रूप में समर्थन देने के लिए देश की सबसे बड़ी और विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी जो है उसकी स्थापना कौन सा मंत्रालय कर रहा है, तो रेलवे मंत्रालय है। ओके, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही एक क्वेश्चन निकल गया कि किसने ये कुश्ती अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की है अभी, तो वो भारतीय रेलवे है। ओके, अब ये जो है वहाँ कहाँ, किस शहर में बनेगी, तो वो कुछ आंसर जो है वहाँ क्या है, दिल्ली में बन रही है। अब दिल्ली में भी कहाँ पर, तो दिल्ली में भी यहाँ किशनगंज जो है, किशनगंज में यहाँ क्या बनेगी, देश की सबसे बड़ी और विश्व स्तरीय कुश्ती की एकेडमी बनेगी। ओके, आप सभी को पता होगा कि जो रेलवे है वो बहुत ही क्या करता है, सपोर्ट करता है इन जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, ये वाले जो कुश्ती के हैं। ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ अप्रूव्ड टू सेट अप स्टेट ऑफ आर्ट रेसलिंग अकेडमी जो कि मैंने बताया कहाँ पर बनेगी, किशनगंज दिल्ली में बनेगी। ओके, अब इसके लिए कितना रुपया है खर्च होगा, तो 30.76 करोड़ जो है वो इनके लिए क्या दिया जाएगा, प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा। द अकेडमी विल ऑफर द बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्या बन रही है, देश की सबसे बड़ी है, तो बेस्ट से बेस्ट जो फैसिलिटी होगी वो प्रोवाइड करेगी अपने स्पोर्ट्समैन को। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी रेसलर टू बिकम चैंपियंस इन द कमिंग टाइम। जो भी आने वाले टाइम में हमारे जो रेसलर्स जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए यहाँ क्या करेगी, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगी। ओके, अब देखो जो इंडियन रेलवे की अगर बात करें तो मैंने इनको क्या किया है, थोड़े जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो की पॉइंट्स थे, उनको मैंने एक तरह समराइज कर लिया है। ओके, तो इसमें क्या है, इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। आप सभी को नॉलेज हो तो इंडिया का जो रेलवे है वह एशिया में क्या है, सबसे बड़ा, और वर्ल्ड का क्या है,
सेकंड लार्जेस्ट है। ओके तो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये थी। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, अगर बात आती है, क्वेश्चन आता है कि जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कहाँ पर है, तो इंडिया का क्या है, गोरखपुर का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो। तो नंबर सेकंड ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। The train that has the longest run in term of distance and times on the Indian Railways network is विवेक एक्सप्रेस ट्रैवल। ये जो विवेक एक्सप्रेस ट्रैवल है वो क्या करती है, ये सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट रन है वो क्या करती है, कंप्लीट करती है। तो कौन सी ऐसी एक्सप्रेस है इंडियन रेलवे नेटवर्क की, तो वो कौन है, विवेक एक्सप्रेस ट्रैवल जो है वो हाईएस्ट डिस्टेंस जो है वहाँ क्या करती है, कवर करती है। ओके तो 3 क्वेश्चन रेडी हो गए। द ट्रेन दैट रन्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अब ये बता दिया मैंने कि जो इंडिया और पाकिस्तान है उसके बीच में कौन सी ट्रेन चलती है, तो वो समझौता एक्सप्रेस चलती है। और इंडिया की जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में कौन सी इंडिया और जो ट्रेन है उनके बीच में कौन कौन सी ट्रेन चलती है, इसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया। ओके तो अगर आ जाए कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सा चल रहा है, तो वहाँ समझौता एक्सप्रेस चलती है। और अगर आ जाए बांग्लादेश है हमारा पड़ोसी देश, तो बांग्लादेश के साथ में कौन सा चलती है, तो वो मैत्री एक्सप्रेस। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ भी एग्जाम में। इन 2000 ममता बनर्जी वॉज द फर्स्ट वुमेन। अब मैंने क्या कहा था कि जो पहली महिला जहां पर भी नियुक्त होती है वो तो इंपॉर्टेंट होती है न्यूज़। ओके तो यहाँ पर भी कौन है, ममता बनर्जी जो है, जो कि कहाँ की प्रेसिडेंट, कहाँ की सीएम है अभी, तो पश्चिम बंगाल की है। ओके और वो जो है 2000 में कैसे अपॉइंट हुई थी, फर्स्ट वुमन थी जो कि रेलवे में क्या बनी थी, मिनिस्टर बनी। शी होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द ओनली वुमन हु इंट्रोड्यूस द रेलवे बजट टू द डिफरेंट गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट, यूपीए और एनडीए। यूपीए और एनडीए में एकमात्र ऐसी महिला जिसने क्या किया है, रेलवे बजट प्रस्तुत किया है। ओके तो जितने भी की पॉइंट्स ये सारे इंपॉर्टेंट है। ओके तो आप एक बार ये सारे जो है लिखे हुए इंग्लिश में है, बट मैंने उनको जो एक्सप्लेन है वो आपको अच्छे से कर दिया है। तो ओके ये जो सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट है, March 8th 2021 द फर्स्ट वुमेन ड्राइवर ऑफ इंडियन रेलवे सुरेखा यादव। अगर आपको याद हो तो सुरेखा यादव जो है वो मार्च 8 को क्या होता है, महिला दिवस। ओके तो वो जो फर्स्ट वुमेन ड्राइवर है इंडियन रेलवे की, तो वो कौन बनी है, तो वो भी कौन है, सुरेखा यादव। ओके तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट नेम है। तो सुरेखा यादव जो है वो फर्स्ट वुमेन ड्राइवर थी। ओके द फेरी क्वीन, अब सबको अगर नॉलेज हो तो फेरी क्वीन जो है वहाँ क्या है, ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन इन द वर्ल्ड है। इट इज़ प्लेइंग बिटवीन न्यू दिल्ली एंड अलवर इन राजस्थान। तो फेरी क्वीन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चल रही है, तो अलवर से ये जो दिल्ली से अलवर चलती है। 4 sites ऑफ इंडियन रेलवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, उनमें कौन कौन से जो इंडियन रेलवेज हैं उनको शामिल किया गया है यूनेस्को में, उनको भी मैंने एक समराइज कर दिया। ओके तो कौन सा है, एक तो दार्जिलिंग हिमालय है, एक तो क्या है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है। ओके फर्स्ट। सेकंड कौन सा है, नीलगिरी माउंटेन है। ओके दार्जिलिंग, नीलगिरी माउंटेन, और एक है मुंबई सीएसटी, और क्या है, कलकत्ता शिमला रेलवे। ओके ये 4 ऐसे हैं जिनको क्या किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उनको शामिल किया है। ओके तो ये कौन से हैं, नीलगिरी, दार्जिलिंग हिमालय, मुंबई की है, और एक क्या है, कलकत्ता शिमला रेलवे जो है उसको शामिल किया है। इंडियन रेलवेज वॉज नेशनलाइज्ड इन 1951। अब ये क्या है कि इनको राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुआ है, 1951 में हुआ है। और अगर बात की जाए कि इंडियन ट्रेन जो ट्रेन्स वगैरह चलती है इसमें टॉयलेट्स वगैरह कब इंट्रोड्यूस किए गए थे, टॉयलेट कब बनाई गई थी, ऐसी सुविधा कब दी गई थी, तो वो है 1909 में ये क्या हुई थी, प्रोवाइड हुई थी। इंडियन रेलवेज स्टार्टेड कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन। अब बात आती है कि टॉयलेट कब बने, तो वो होता है 1909। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इंपॉर्टेंट है, 1951। और क्या है कि कंप्यूटराइज्ड ये जो सारा सिस्टम है वो कब हुआ, तो हम बोलेंगे कब हुआ था, 1986 इन दिल्ली। ओके जो भी जितने भी रेलवे के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उन सबको मैंने एक ही तरह समराइज कर दिया। होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अब आता है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, शक्ल इनकी छिपी नहीं होगी, बिल गेट्स है। ओके बिल गेट्स ने अभी हाल ही में बुक लिखी है, और जो सारी बुक्स और जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती है क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, कि जितनी भी अब जैसे कोविड आई थी, तो कोविड के बाद में अभी
हो सकता है कुछ भी आ जाए कुछ भी आ जाए, कलयुग है। तो ओके, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये बिल गेट्स ने पहले से ही बता दी है अपनी बुक लिख के। इन्होंने एक और बुक लिखी थी, हाउ टू क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेसिकली इन्होंने लिखा है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बुक का नाम याद नहीं आ रहा, बट क्लाइमेट चेंज के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है, थोड़े टाइम पहले ही 2021 की बात होगी, तो वो भी देख लेना। जर्मनी के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्हें 2022 के चुनाव में इस पद के लिए फिर से चुन लिया गया है। अब एक जर्मनी के क्या है, राष्ट्रपति है, ओके, और उनको क्या किया है, वापस से चुना गया है। फ्रैंक वॉल्टर है ये, इनको क्या किया है, वापस से अपॉइंट किया है। 2017 में ये क्या थे, 74% वोट से क्या हुए थे, वोन हुए थे, और अब क्या है, तो 71% से इनको क्या हुआ है, वापस से चुन लिया गया है। कैपिटल अगर बात की जाए जर्मनी की, तो वहाँ क्या है, बर्लिन है, और करेंसी क्या है, यूरो है, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है, इजराइल। अब देखो, ड्रोन हमारे यहाँ पर अभी एक न्यूज़ आई थी, अगर पता हो, कि जो ड्रोन का इंपोर्ट है वो अब क्या है, इंडिया नहीं करेगा। ओके, तो जो अभी न्यू न्यूज़ आई है ना ड्रोन के रिगार्डिंग, तो उनको एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए। ओके, तो ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, वो भी नागरिक हवाई क्षेत्रों में। सिक्योरिटी कितनी रखनी पड़ती है, तो उसके लिए भी ये क्या है, इजराइल ने क्या बोल दिया है कि आप परमिशन ग्रांटेड। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा जारी ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अगर बाहर देखा जाए, मतलब एक बार यूएसए को बाहर कर दो और फिर देखो शीर्ष 10 देशों की 9वीं वार्षिक रैंकिंग में भारत की जो रैंकिंग है वो क्या बनी है। सबसे पहले बात करें, ये क्या है, लीड प्रोजेक्ट्स। लीड की फुल फॉर्म क्या होती है, ये पूछ सकता है, तो लीड इन एनर्जी, लीड इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ओके, अब इंडिया ने क्या रैंक हासिल की है, तो वहाँ 3rd रैंक हासिल की है। ओके, और अगर टॉप पर देखा जाए तो वो कौन है, अगर टॉप पर देखा जाए तो वो कौन है, चाइना है। ओके, अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने रैंक 3rd जो है वो कितने प्रोजेक्ट चलाए हैं, तो 146 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके वो 3री रैंक पर आया है। और चाइना क्यों आया है, क्योंकि चाइना ने जो लीड के जो प्रोजेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट और एनर्जी को लेकर के जो है, वहाँ 1077 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करके जो चाइना है वहाँ टॉप पर रहा है। ये कौन जारी करता है, तो यूएस की जो ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है वो क्या करती है, ऐसी रिपोर्ट जारी करती है, और उसमें जो भारत की रैंकिंग है ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में वो कितनी है, तो 3री है। और चाइना की जो है वहाँ टॉप पर रहा है, किसमें, ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में। ओके, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अब देखो, जो भी अभी रैंकिंग आई थी उनको भी हम क्या करेंगे, वापस से रिकॉल करेंगे। ये सारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, कुछ भी टपक सकती है एग्जाम में। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, हारून ग्लोबल रिपोर्ट जो आई थी उसमें जो है इंडिया ने क्या रैंक हासिल की है, तो 3rd, और टॉप पर कौन रहा है, तो यूएस। 2019 में जो एंटी डोपिंग रूल वायलेंस ADRVS, ये जो रिपोर्ट आई थी, एंटी डोपिंग जो आई थी, उसमें इंडिया ने क्या सिक्योर किया, रैंक 3rd, और रशिया क्या रहा, टॉप पर। ओके, तो हारून के अकॉर्डिंग तो इंडिया 3rd पे, और एंटी डोपिंग वाले में भी इंडिया 3rd रैंक पर, और उसमें कौन, यूएस टॉप किया, इधर कौन है, रशिया टॉप कर रहा है। हानले पासपोर्ट रिपोर्ट, ये हानले जो पासपोर्ट के एक देश का जो पासपोर्ट है वहाँ कितना मजबूत है। ओके, तो उसमें इंडिया ने सिक्योर किया है 83 पोजीशन, और जापान और सिंगापुर जानते ही है उसका क्या है, पासपोर्ट टॉप पर रहा है। 2021 में आपको पता हो तो करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है वो भी आई थी, CPI करके, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें 85th जो रैंक है वहाँ इंडिया ने सिक्योर की है। और डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड जो है, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये क्या रहे हैं, टॉप पर रहे हैं। और अभी एक करंट में मैंने एक न्यूज़ पढ़ाई थी कि जो टॉम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कौन जारी करता है, EIU जारी करता है, और उसके अकॉर्डिंग जो, ये अलग है, टॉम भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें क्या था कि जो तुर्की का इस्तांबुल है वो क्या है, सबसे ज़्यादा भाड़ भीड़ वाला जो इलाका
बना है, और जो मुंबई है उसने क्या रैंक सिक्योर की है, तो 5, वो भी अपन वो इसमें डाला नहीं है, वो भी है। और EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स जो लोकतंत्र सूचकांक है, ये भी अपन ने कल ही पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग कौन आया है, 46 नंबर पर जो है वहाँ इंडिया आया है। कौन जारी करता है, तो EIU डेमोक्रेसी जो इंडेक्स है, कल ही पढ़ी है। ओके, और नॉर्वे ने इस पर क्या किया है, टॉप किया है, 9 पॉइंट समथिंग ऐसे था इसका मार्क। तो ये जितनी भी रैंकिंग थी सब कंप्लीट हो जाती है एक बार में ही। अब जितने भी आगे अगर और कोई रैंकिंग आई तो मैं इस स्लाइड को वापस से ऐड कर दूंगी, ताकि क्या रहे, बार बार अपन याद करते रहे। किस बैंक ने एक वार्षिक स्टार्टअप एनेबलर प्रोग्राम एग्री इन्फिनिटी शुरू करने की घोषणा की है? वहीं एग्रीकल्चर में डिजिटल जो है उसको सुगम बनाने के लिए क्या किया है, यस बैंक ने ये किया है, वार्षिक स्टार्टअप एनेबलर प्रोग्राम जो है एग्री इन्फिनिटी शुरू करने की घोषणा की है, तो वो यस बैंक है। पैसाबाजार.com ने पैसा ऑन डिमांड, एक क्रेडिट कार्ड जो विशेष रूप से पैसा बाजार प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध होगा, इसकी पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ इसने साझेदारी की है? तो पैसाबाजार.com, ये सारे आप ऐड सुनते होंगे पैसाबाजार.com के। तो इसने क्या किया है, पैसा ऑन डिमांड, सबसे पहली बात ये क्या है, एक क्रेडिट कार्ड है। ओके, और इसको ये कहाँ पर होगा उपलब्ध, तो पैसा बाजार प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध होगा। और किस बैंक के साथ साझेदारी की है, तो वो RBL बैंक जो है उसके साथ साझेदारी की है। इसका जो हेडक्वार्टर है, देखो अधिकतर जो हेडक्वार्टर्स होते हैं ना बैंकों के, वो बॉम्बे में ही है। ओके, बॉम्बे हो गया। और उसके बाद में इसके कौन है, तो राजीव आहूजा है। ओके, किसके साथ साझेदारी की, तो RBL बैंक के साथ। किसने की है, पैसाबाजार.com। अब देखो एक न्यूज़ आई है कि आंध्रा पुलिस बर्न्स 200 टन्स ऑफ कैनाबिस वर्थ रेट 500 करोड़ एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन परिवर्तन। अब जो ऑपरेशन परिवर्तन है, कल एक चली थी एक्सप्रेस, महाराष्ट्र में एक एक्सप्रेस थी कैंसर के लिए, वो एक्सप्रेस चलाई गई थी, तो उसको भी याद कर लेना। ओके, अब क्या है, एक ऑपरेशन परिवर्तन की बात करते हैं। ऑपरेशन परिवर्तन ऐसे आ सकता है कि ऑपरेशन जो सैफरॉन बाउल है, सैफरॉन बाउल प्रोजेक्ट जो है, याद आया, सैफरॉन बाउल प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर चलाया गया। तो ऐसे ऐसे करके ये जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको भी याद रखें। ऑपरेशन जैसे परिवर्तन है, पूछ सकता है एग्जाम में कि ऑपरेशन परिवर्तन जो है वो कहाँ पर चलाया गया, कौन सी पुलिस के द्वारा हुआ ये, तो वो आंध्रा पुलिस। अब ये है क्या ऑपरेशन परिवर्तन, तो इसमें क्या हुआ कि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ का जो बॉर्डर्स वगैरह है, तो वहाँ पर क्या हुआ है, गांजा, कैनाबिस जो होता है वो क्या होता है, गांजा अफीम टाइप। तो ये जो है वो क्या हुआ है, मिला है कितना, 200 टन का। और कितनी है उसकी वर्थ, तो 500 करोड़ जो है वो उसकी वर्थ है। फिर भी वो मिला और उसको क्या किया, जो है वहाँ आंध्रा पुलिस के द्वारा उसको बर्न कर दिया, जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं। तो ये आ सकता है कि ऑपरेशन परिवर्तन जो है वहाँ किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, कैनाबिस यानी कि गांजा अफीम से। ओके, किसके द्वारा ये किया गया ये ऑपरेशन, तो वो आंध्रा की पुलिस के द्वारा किया गया। ओके, ये सारा इंपॉर्टेंट मैटर है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। बेसिकली परिवर्तन यही है कि भांग की जो खेती है उसको क्या किया जाए, फिनिश। तो उसके लिए किसने ये प्रोजेक्ट चलाया है, तो वहाँ आंध्र प्रदेश की जो पुलिस है उसने करवाया है। आंध्र प्रदेश में अभी एक और न्यूज़ भी आई थी, हाईलाइट थी कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो होंगे वो और बनेंगे। आंध्र प्रदेश की अगर राजधानी की बात की जाए तो वहाँ क्या है, हैदराबाद, लेकिन अमरावती क्या हो जाएगी, लेजिस्लेटिव कंप्लीट फिर बन जाएगी 2024 में। ओके, और आंध्र प्रदेश में सरकार किसकी है, तो YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार है। विश्वभूषण हरिचंदन है गवर्नर। यूक्रेन प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर डे ऑफ यूनिटी फॉर Feb 16 डे सम बिलीव रशिया कुड इन्वेड। अब देखो ये न्यूज़ जो है वो आप सब लोग सुन ही रहे होंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है और हर जगह चर्चा भी अभी सब जगह जो है वही यही हो रही है कि यूक्रेन और जो रशिया है उसमें क्या होने वाला है, युद्ध होने वाला है। ओके, तो बात करते हैं अब इस मैटर की। अब बात यह है कि जो यूक्रेन है, सारे ये कहाँ पर है, यूरोप में है ये ओके कंट्री। अब बात आती है कि जो रशिया का है ये है व्लादिमीर पुतिन, और ये क्या है, जेलेंस्की। ये कहाँ के हैं, यूक्रेन के। अब बात ये आ रही है कि ये जो रशिया है वो क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस। ओके,
यूक्रेन कह रहा है कि जो रशिया है वहाँ 16 फेब को क्या करेगा, जब अटैक करेगा हमारे यूक्रेन के ऊपर, तो हम भी क्या करेंगे, उसको डे ऑफ यूनिटी के रूप में उसको सेलिब्रेट करेंगे। डे ऑफ यूनिटी यानी कि हम भी क्या है, हम भी अपनी जो एकता है वो हम बताएंगे। ओके, हम ऐसे नहीं है कि हम डर जाएंगे और जो पीछे ले लेंगे, नहीं, हम भी अपनी जो यूनिटी है वो क्या करेंगे, बताएंगे उसको। ओके, अब देखो बात करें रशिया की। ये जैसे आप सैटेलाइट देख रहे हो, ये सारा क्या आप बेस है ना देख रहे हो कि जो रशिया है उसने क्या किया है, ये जो सारे अपनी मिलिट्री वगैरह जो है, टैंक वगैरह जो है, ये सब क्या किए हैं, यूक्रेन की जो बॉर्डर है वहां पर लगा दिया। ओके, अब देखो बात स्टार्ट कहाँ से होती है, थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। हाँ, देखो जो रशिया है वो अगर पता हो तो रशिया जो है वो ये सारे जो यूरोपियंस कंट्री है, जैसे लाइक बेलारूस हुआ, ये सब वहाँ पर ये क्या कर रहा है, अपने जो एक्सरसाइज है, ड्रिलिंग जो है, ड्रिलिंग यानी कि एक्सरसाइज, ये क्या कर रहा है वहाँ पर कंडक्ट कर रहा है। ओके, तो वहाँ पर क्या कर रहा है, जो एक्सरसाइज हो रही है, मतलब थोड़ी मैं हिस्ट्री में ले जाकर बात कर रही हूँ कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, कि जो रशिया है वहाँ क्या कर रहा है, ड्रिलिंग कर रहा है, यानी कि एक्सरसाइज कर रहा है कहाँ पर, जो कि जो सारे बॉर्डर्स वगैरह होते हैं उन पर। एक्सरसाइज कैसे कि जो सोल्जर वगैरह है वो 1 लाख से भी अबव वो क्या कर रहा है वहाँ पर तैनात कर रहा है, जो अपने टैंक है, मिसाइल है, वो सब क्या कर रहा है वहाँ पर लगा रहा है। ओके, तो जैसे बेलारूस में भी हुआ था, तो अब ये क्या है, ये सारा जो मैटर हो रहा है, ओके, तो इससे क्या है, यूक्रेन को भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि जो 16 फेब यानी कि आज जो है वहाँ क्या करेगा, ये हमला कर देगा उस पर। अब ये इसका मेन रीज़न क्या है हमला करने का, क्यों कर रहा है, सिंपल सी बात है कि ये जो रशिया है, ओके, ये जो रशिया है, ये रशिया का यहाँ पर आप पार्ट देख रहे हो, वो रशिया क्या करना चाहता है कि यूक्रेन का ये जो इलाका है इधर वहाँ क्या करना चाहता है, इधर भी अपना कब्जा करना चाहता है। ओके, तो यूक्रेन ने कहा कि जो ये जब आज़ाद हुआ था 1991 में हुआ है, ओके, यूएसएसआर से, तो इसने बोला कि उस टाइम ही हमने कह दिया था कि ये जो पार्ट है वहाँ किसका है, यूक्रेन का है, बट ये जो रशिया है वहाँ क्या कर रहा है, इस पर डोमिनेट करना चाहता है, इस पर अपना अधिकार करना चाहता है, तो इसके लिए वहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह ये सब करना, ये सब स्टार्ट किया है। ओके, अब इसकी ये स्ट्रेटजी होगी कि यहाँ पर से समुद्र वगैरह का जो एरिया है, यहाँ पर काला सागर है नीचे, तो वहाँ धीरे धीरे इस पर भी क्या कर लेगा, अपना मतलब अधिकार कर लेगा, इसके अंडर में आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी स्ट्रांग कंट्री है, सारी की सारी जो है इस पर, इसमें फैसिलिटी भी अवेलेबल है इस कंट्री में। ओके, तो ये जो चीज़ है वहाँ इस पर क्या करना चाहता है, अधिकार करना चाहता है। बट आप ये देख पा रहे हैं, ये जो इमेज है इसमें आपने देखा होगा, ये जितने भी रेड रेड एरियाज हैं, रेड रेड जो एरियाज है ना, उन सबको क्या किया है इस रशिया ने, उस पर अपना जो अधिकार है वो कर लिया है। जैसे कि क्रीमिया पर भी क्या किया है इसने, अपना अंडर में ले लिया है। अब ये जो देखो क्रीमिया को ले लिया, यहाँ पर, तो ये जो सारा यूक्रेन है इसको मतलब घेर लिया एक तरह से। ओके, तो अब बात ये आती है कि यूक्रेन ने भी क्या कहा है, और अभी न्यूज़ में भी आया था कि जो यूक्रेन है वहाँ मेन रीज़न तो यही है कि इस पर इसको क्या करना है, अधिकार करना है। ओके, तो यूक्रेन, अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि यूक्रेन क्या करना चाहता है, नाटो के साथ, तो अभी न्यूज़ भी आई थी कि यूक्रेन जो है वहाँ नाटो के साथ क्या करना चाहता है, अपनी दोस्ती करना चाहता है। तो ये जो यूक्रेन और अगर नाटो, वो अगर यूक्रेन जो है वहाँ इस नाटो का क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है, तो इसकी जो पावर होगी वो भी बढ़ जाएगी, और जो रशिया है उसके लिए ऐसा कर पाना क्या होगा, मुमकिन नहीं होगा, जैसा इसने किसके साथ किया, क्रीमिया के साथ। ओके, तो ये चीज़ नहीं हो, इसके लिए वहाँ क्या कर रहा है, इस पर अटैक करेगा यूक्रेन के ऊपर। तो अब जो बाकी अदर कंट्रीज़ है वो क्या इस यूक्रेन की हेल्प नहीं करेगी, तो ऑफकोर्स करेगी, क्योंकि यहाँ पहली बात तो यहाँ नाटो का मेंबर बनना चाहता है, तो नाटो की जो 30 कंट्रीज़ है वो भी क्या करेगी, इसकी हेल्प करेगी, और इसको क्या करेगी, सोल्जर्स प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि यूएसए की बात करूँ तो यूएसए ने इसको क्या किया है, यूएसए ने जो है वहाँ अपने सोल्जर्स जो है, वैसे तो इसने यूँ कहा नहीं है यूएसए ने कि जो अगर जैसे मतलब अटैक वगैरह होते हैं, ओके, तो यूएसए भी क्या करेगा, इसकी हेल्प करेगा, और उसके लिए वहाँ सोल्जर्स वगैरह जो है वहाँ रोमानिया में इसने भेजे हैं। ओके, बात करें किसकी, यूएसए हो गया। इंडिया की अगर बात करें
क्योंकि इंडिया है हमारे लिए मेन। तो इंडिया ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि 24 या 48 आवर्स में जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो कि इंडिया के स्टूडेंट्स वहाँ यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, उनको क्या किया जाए, वापस अपने नेशन बुला लिया जाए। ओके, तो ये सारा जो अभी मामला जो है वहाँ गर्म चल रहा है, तो ये सारी न्यूज़ थी, पढ़ाना इंपॉर्टेंट था कि आपको नॉलेज मिले। ओके, तो ये जो सारी चीज़ है वो अभी चल रही है। बेसिकली रशिया जो है वहाँ इस पर क्या करना चाहता है, यूक्रेन पर अटैक करना चाहता है। क्यों करना चाहता है कि इसकी ये जो स्ट्रेटेजी है वो भी यही है, जैसे चीन अपनाता है कि भाई ये जो सारे जो अंडर में आ जाए उसके, ओके, ये वाला जो पार्ट है वो उसको अंडर में लेना चाहता है। रशिया मानना चाहता है कि ये वाला जो पार्ट है वो हमारा अंडर आ जाए, बट यूक्रेन कह रहा है कि ये जो पार्ट है वहाँ यूएसएसआर से जब हम आज़ाद हुए थे उसी टाइम हमने कहा था कि ये वाला जो हिस्सा है वहाँ किसका है, यूक्रेन का है, आपका नहीं है। ओके, रशिया का। ओके, तो इंडिया ने ये स्टेटमेंट दिया है कि स्टूडेंट्स को बुला दो हमारे जितने भी है। सेम ऐसा का ऐसा जो यूके वगैरह है, यूएसए, इन सब ने भी अपनी क्या की है, सोल्जर्स वगैरह भेजेंगे अगर कुछ हुआ तो। ओके, तो ये जो सारी न्यूज़ थी वो कवर की है। यूक्रेन की अगर बात की जाए तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव है। अब आप देखो यहाँ पर जो है वहाँ यूक्रेन की जो कैपिटल है वहाँ कीव है। ओके, और रशिया यहाँ से अगर अटैक करे तो ये जो सारी एम्बेसीज वगैरह है यहाँ पर कैपिटल में ही है, तो सबसे ज़्यादा जो खतरा होगा वहाँ किसको होगा, डेंजर में, ये कीव ही है। ओके, ये सारी अभी चल रही है। नेक्स्ट आता है, हाँ बात करूँ अगर यूक्रेन की तो इसकी कैपिटल क्या हो गई, कीव हो गई। और अगर जियोग्राफिकली अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो नाइपर नदी जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है, नाइपर नदी जो है वो यहाँ पर बहती है। ओके, और अगर पूरे यूरोप एरिया की बात करें तो सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है, डैन्यूब नदी। और अगर बड़ी नदी पूछे तो वो क्या हो गई, वोल्गा। तो थोड़ा जियोग्राफिकली भी मैंने इसको क्या कर दिया है, आपको समझा दिया है। अब जैसे कि एक और चीज़ दिखाते हैं आपको, जैसे कल मैंने आपको बताया कि श्रीलंका और भारत को के बीच में एक स्ट्रेट है, पाक जल संधि। ओके, तो सेम यहाँ पर भी है। दो ये जो महासागर है, सी ऑफ एजॉय, सी ऑफ एजॉव ये है, और नीचे क्या है इसके, यूक्रेन के यहाँ पर है काला सागर। तो ब्लैक सी और सी ऑफ एजॉय, इन दोनों को एक करने वाली जो जल संधि है, किर्च जल संधि, कौन सी है, स्ट्रेट ऑफ किर्च। किर्च जल संधि कहाँ पर है, ये भी आ सकता है। तो ये जो है वहाँ यूक्रेन और रशिया जो है, क्रीमिया और रशिया, इन दोनों को अलग कर रही है, और जो सी ऑफ एजॉय और जो काला सागर है इन दोनों को क्या कर रही है, मिला रही है। स्ट्रेट क्या होती है, जो दो जल वाले जो मार्ग होते हैं उनको तो क्या करती है, जोड़ती है, जल संधि। ओके, और जो भूमि के जो पार्ट होते हैं उनको क्या करती है, अलग करती है। ओके, तो होप ये सारा यूक्रेन का मामला अभी समझ आ गया होगा। अब ये हमारा है कि इंडिया साइंस पैक्ट। अब इंडिया ने क्या किया है कि एक अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान आपको पता है अभी अफगानिस्तान में काफ़ी कुछ क्या चल रहा है, सिचुएशन थोड़ी ऐसी चल रही है। तो इंडिया ने क्या कहा है, उसके जो वहाँ के पीपल्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए जो 50,000 टन गेहूं है, ये जो वीट है, ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा किसको, अफगानिस्तान को। ओके, तो अब देखो किसके साथ ये साइन पैक्ट किया है, तो वहाँ WFP के साथ में किया है। अब हुआ क्या है कि जो WFP है, ओके, उसने अपना क्या किया है, अफगानिस्तान को हेल्प करने के लिए कांधार में वहाँ पर अपना सिचुएट किया है। ओके, अब ये जो WFP है क्या, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कुछ याद आया, जिसको 2020 का क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए मिला है WFP को। ओके, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब क्या है कि ये जो WFP है, इसके थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। इटली रोम में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ओके, तो ये जो WFP है
उन्होंने इंडिया को बोला है कि ये जो अफ़गानिस्तान है उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप क्या हो, उसके पड़ोसी कंट्री हो, तो उनकी हेल्प करने के लिए आप कुछ मदद नहीं करोगे क्या? तो इंडिया जो है वहाँ आगे आया है और इस WFP के माध्यम से, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो होता है वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करवाता है, जहाँ पर भी फूड इराडिकेशन होता है, यानी कि भुखमरी जो होती है जहाँ पर भी, वहाँ पर उसको ख़त्म करने के लिए ये जो WFP है वो काम करता है। ओके, तो अफगानिस्तान में ऐसे क्राइसिस चल रहा है, तो अफगानिस्तान में ऐसे क्राइसिस से निपटने के लिए उसने इंडिया को क्या बोला है कि आप भी क्या है थोड़ा हेल्प करिए। तो इंडिया जो है वहाँ क्या कर रहा है, कितने की हेल्प कर रहा है, जो 50,000 टन के जो गेहूं है उनको क्या करेगा, इस WFP के माध्यम से वहाँ क्या करेगा, उसको भेजा जाएगा। ओके, जैसे कि अब ये देख रहे हो, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वहाँ काबुल है, और यहाँ पर चाबहार पोर्ट है, वो भी ईरान में है। ओके, तो अब यहाँ से क्या है कि जो इंडिया है वहाँ जो हेल्प करने वाला है वो कहाँ से कहाँ तक करेगा, अफगानिस्तान में करेगा, या तो ये क्या करेगा, ये सीधा यहाँ पर पहुँचा देगा। तो बीच में क्या है, पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान ने कोई ऑब्जेक्शन किया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फूड क्राइसिस चल रहा है, तो पाकिस्तान के यहाँ पर सीधे पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पर ये जो कांधार है वहाँ पर इसको फूड को क्या किया जाएगा, जो वीट है 50,000 टन के वो पहुँचाए जाएंगे। ओके, या तो ये एक तरीका है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि ये जो चाबहार पोर्ट है जो कि ईरान में इंडिया ने डेवलप किया है। ओके, ये भी क्वेश्चन बन गया कि चाबहार पोर्ट कहाँ पर है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो वो इंडिया हो गया। या तो यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, फिर वहाँ उसके माध्यम से अफगानिस्तान पहुँचाया जाएगा। ये दो रास्ते होते हैं। ओके, तो ये थी उसकी बात। अब है विश्व खाद्य जो WFP है, इसका एक क्वेश्चन ले लिया मैंने कि इसकी स्थापना जो है वहाँ किस वर्ष की गई है, तो 1961 में की गई है। और कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, तो वो है इटली, रोम में। टाइबर नदी बहती है यहाँ पर। ओके, इटली रोम में क्या है, इसका मुख्यालय है। 1961 में ये बना है, और किसके लिए काम करता है, तो ये जो भुखमरी जो होती है उसको ख़त्म करना। तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करवाता है, वहाँ पर फूड प्रोवाइड करवाता है। 16 फ़रवरी 2022 को किस राज्य में मेदाराम जात्रा त्योहार का आयोजन जो है वहाँ किया जाएगा? अब सबसे पहली बात तो ये कि जो त्योहार है ना वो क्या है, सेकंड नंबर का, इंडिया का सेकंड नंबर का क्या है, लार्जेस्ट ओकेजन है। तो पहला क्या है, कुंभ का मेला तो सबसे बड़ा ही है, और जो सेकंड है वह कौन सा है, मेदाराम जात्रा त्योहार। कहाँ पर मनाया जाता है, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में। कौन सी जनजाति इसको सेलिब्रेट करती है, तो कोया जनजाति के जो लोग हैं वहाँ इसको मनाते हैं। जो आदिवासी लोग होते हैं ना, उनके लिए यहाँ क्या है, सबसे बड़ा त्योहार है। अब हुआ क्या था यहाँ पर कि एक माँ और बेटे का जो संघर्ष था, ओके, उनको उसके उपलक्ष्य में ये क्या किया जाता है, ये जो त्योहार है मेदाराम जात्रा त्योहार जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, तो तेलंगाना में किया जाता है। जो सेकंड नंबर है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर का ये क्या है, त्योहार है। तेलंगाना में एक और फेस्टिवल होता है, बथुकम्मा होता है। फिर एक अभी अपन ने एक और त्योहार अभी मनाया था, कंछोट, जो कि कहाँ पर था, जम्मू कश्मीर में, करवा चौथ जैसा। तो जम्मू कश्मीर में कंछोट उत्सव हो गया। और अगर उत्सव की बात करें तो ये क्या है, मेदाराम जात्रा। इससे एक याद आया, धनु जात्रा। धनु जात्रा त्योहार अगर देखें कहाँ पर मनाया जाता है, तो वो कहाँ पर होता है, ओडिशा में। ठीक है, तो ऐसे जितने भी अभी है, जैसे तेलंगाना से मुझे याद आ गया कि बथुकम्मा त्योहार भी यहीं पर सेलिब्रेट किया जाता है। कंछोट जो कि अभी अपन ने पढ़ा है, तो कंछोट उत्सव हो गया, रफी हो गया। कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट करता है। ओके, और धनु जात्रा, जो मेदाराम जात्रा से मुझे याद आ गया, तो धनु जात्रा से ओडिशा हो गया। ये क्या है भाई।
ओके, सेकंड लार्जेस्ट है, कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, आदिवासी लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे जो है वहाँ कब मनाया जाता है? कैंसर कितना भारी बीमारी होती है, तो वो जो है वहाँ 15 फ़रवरी जो है उसको मनाया जाता है। अब ये क्या है कि वही बच्चों में अगर हो जाए तो वहाँ कितनी घातक बीमारी होगी, तो इसके लिए यहाँ मनाया जाता है। 13 फ़रवरी क्या मनाया था? 3 दिन थे, एक तो था रेडियो दिवस, यूनानी डे, नो यूनानी डे नहीं था, ये राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजनी नायडू का बर्थडे, और एक क्या बनाया, एक वो सूरजमल जाट, ये 13 फरवरी के दिन थे। 14 फ़रवरी, 15 फ़रवरी क्या था? ये अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे। ओके, हाल ही में एयर इंडिया का नया एमडी की वापस से क्वेश्चन आ गया, इल्कर आईसी, जो अभी अपन ने पढ़ लिया, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये। हाल ही में सीबीएसई अध्यक्ष का जो प्रभार है वहाँ किसे सौंपा गया है? तो विनीत जोशी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, ये सीबीएसई के जो अध्यक्ष हैं वहाँ इनको सौंपा गया है, विनीत जोशी को। हाल ही में भारत इटली विदेश कार्यालय परामर्श का 8वां जो सत्र है वहाँ कहाँ पर होगा? तो वहाँ आयोजित हुआ रोम में। ओके, 1 लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मीडिया FICCI एंड एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष कौन बनी है? तो उसका नाम है ज्योति देश पांडे, करेक्ट आंसर। ओके, तो बात करते पहले इस क्वेश्चन की। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य जो है वहाँ सबसे आगे है? इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है एग्जाम में, क्योंकि देखो सौभाग्य योजना नाम से तो कैसी लग रही है, एकदम सौभाग्य, कोई महिला से रिलेटेड होगी। सौभाग्य योजना क्या है? हर घर बिजली। यहाँ इसका लक्ष्य क्या है कि हर घर बिजली पहुंचाना। ओके, ये इसका लक्ष्य है। ओके, हर घर बिजली पहुंचाना, ये इसका लक्ष्य है। सौभाग्य योजना कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो 25 सितंबर 2017 को। अब इस योजना के तहत जो सबसे ज़्यादा सौर विद्युतीकरण का जो मामले में कौन सा राज्य जो है वह सबसे आगे निकला है? तो वो है अपन का राजस्थान। ओके, राजस्थान जो है वहाँ ऐसा करने में क्या रहा है? सबसे फर्स्ट रहा है। तो सेकंड है यूपी और थर्ड है छत्तीसगढ़। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको एक बार में लिया है मैंने। खादी के कपड़े से बना, अभी न्यूज़ आई थी है ना 26 जनवरी को, के जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है जो है वो जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है, वो भी खादी के कपड़े से बना हुआ। राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना जो है, उड़ान योजना कौन से राज्य से है? क्वेश्चन आ जाएगा। तो राजस्थान। राज्य सरकार ने प्रशासन गांवों के संग ये अभियान स्टार्ट किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये हमारे राजस्थान की है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक, कौन सा स्मारक है? अंगदाता, ये कहाँ पर बना है? जयपुर में। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस जो है वो कहाँ पर है? तो वो पाली में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? हैदराबाद में। ओके, तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो अहमदाबाद में। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है? पीस है पाली। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना जो है, तो बैक टू वर्क योजना कहाँ पर स्टार्ट की है? तो राजस्थान में। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम से योजना जो है वो कहाँ पर स्टार्ट हुई है? तो वो भी राजस्थान की है। और अगर याद हो तो ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो BSF के द्वारा राजस्थान की, और ये राजस्थान में स्टार्ट हुआ है। 100% टीकाकरण जो है राजस्थान का पहला ऐसा जिला कौन सा है? तो वो है प्रतापगढ़। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को कितने अलॉट किए गए थे? 10,180 करोड़ रुपए जो थे वो आवंटित किए गए हैं। ओके, तो ये जो जितने भी फैक्ट्स थे वो किसके हैं? राजस्थान के हैं, और इनको मैंने एक करने का किया है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2022 के जनवरी महीने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2022 के जनवरी महीने के लिए किसे पुरुष श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? आईसीसी की अगर बात करें
तो आईसीसी जो है उसका कहाँ पर है? दुबई में है। यूएई में इसका क्या है? कार्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अब जो है वहाँ जनवरी महीने के लिए किसे पुरुष श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वहाँ किसे चुना गया है? तो वहाँ है कीगल पीटरसन जो है उसको चुना गया है। ओके, सौभाग्य योजना हो ही गई है। ओके, तो आज का हमारा जो करंट सेशन है वो यही एंड होता है। होप यू लाइक इट। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसे शेयर करिए, ओके, जितना हो सके। ओके, टेक केयर, बाय बाय।